नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 55 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 54 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्याज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। फिर से सुनिएगा। वह आचार्य जिसने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्याज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। इसका सही जवाब है आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए वह पाश्चात्य आचार्य जिसने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया। तो इसका सही जवाब है क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले रस, उसके बाद अलंकार आएगा, उसके बाद रीति और उसके बाद ध्वनि सिद्धांत। तो सबसे पहले रस सिद्धांत, उसके बाद अलंकार सिद्धांत, उसके बाद रीति सिद्धांत और उसके बाद ध्वनि सिद्धांत आएगा। तो यह इन सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब है सबसे पहले काव्यादर्श आएगा, उसके बाद ध्वन्यालोक, उसके बाद काव्य मीमांसा और फिर वक्रोक्त जीवितम रचना आएगी। अगला प्रश्न है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है। तो इसका सही जवाब है जयवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले नाट्यशास्त्र रचना आएगी, उसके बाद काव्यालंकार और फिर ध्वन्यालोक रचना और उसके बाद साहित्य दर्पण। यह इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या मानी है। तो इसका सही जवाब है 10। इसके अलावा काव्य गुणों की भी संख्या आचार्य भरत मुनि ने 10 मानी है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है। तो इसका सही जवाब है रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है, रस की प्रस्तुति के लिए तदुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इसका सही जवाब है आचार्य भट्ट लोलट ने। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है। ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है व्यंग्यार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षणभंगुर भव राम राम। उक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। फिर से सुनिएगा। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। उक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। तो इसका सही जवाब है इन पंक्तियों में शांत रस निहित है। अगला प्रश्न है,
अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है भामा। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इसका सही जवाब है आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में काव्य दोष है, तो इसका सही जवाब है इसमें अधिक पदत्व दोष है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, तो इसका सही जवाब है आचार्य भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। अगला प्रश्न है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। फिर से सुनिएगा, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है, तो इसका सही जवाब है आचार्य भामा का। अगला प्रश्न है, निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में गुण है, तो इसका सही जवाब है इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कहलाता है। फिर से सुनिएगा, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कहलाता है, तो इसका सही जवाब है ओज गुण। अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिनी तीय अकुलाय में काव्य दोष है। फिर सुनिएगा, तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिनी तीय अकुलाय में काव्य दोष है, तो इसका सही जवाब है क्लिष्टत्व काव्य दोष इसमें है। अगला प्रश्न है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है, तो इसका सही जवाब है दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य की विधा है, तो इसका सही जवाब है नाटक, यह दृश्य काव्य की विधा है। अगला प्रश्न है, अनुभवों के भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब है 2, अनुभवों के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, तो इसका सही जवाब है नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध है, तो इसका सही जवाब है काव्य हेतु से। प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। फिर से सुनिएगा, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही जवाब है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। यह 5 अर्थ प्रकृति हैं। अगला प्रश्न है, अर्थोपक्षेपक के प्रकार हैं। अर्थोपक्षेपक के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब है 5।
अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है, तो इसका सही जवाब है भारती, सात्वती, कौशिकी और आर्भटी। यह नाट्यवृत्तियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, लिखन बैठ जाकी सभी, गति गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है चित्र, अर्थात नायिका के समान जो चित्र है वह सभी है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा। यह उक्ति है, तो इसका सही जवाब है यह उक्ति आचार्य वामन की है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया? तो इसका सही जवाब है आचार्य भामा ने। अगला प्रश्न है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे कहा जाता है? फिर से सुनिएगा, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है काक वक्रोक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही जवाब है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही जवाब है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, व्यंजना शक्ति का कार्य है, तो इसका सही जवाब है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार माना है। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं जबकि वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है, तो इसका सही जवाब है दंडी ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है और रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा है, तो इसका सही जवाब है शंकुक की यह अवधारणा है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही जवाब है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है, व्यंजना शक्ति का कार्य है, तो इसका सही जवाब है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार माना है, तो इसका सही जवाब है आचार्य दंडी ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा है, तो इसका सही जवाब है आचार्य शंकुक की। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है रूप गोस्वामी। इसके पहले ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन हो गया। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो इसका सही जवाब है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, शब्द की द्व्यर्थी योजना होता है, इसका सही जवाब है वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, इसका सही जवाब है काव्यांग विवेचन। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन। यह रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। आचार्य वामन ये रीति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है यह ग्रंथ आईए रिचर्ड्स का है।
अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? इसका सही जवाब है 10। भरत मुनि के अनुसार 10 गुण और 10 दोष काव्य में होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम है? इसका सही जवाब है, सबसे पहले भरत मुनि आएंगे, उसके बाद आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ और उसके बाद जगन्नाथ। तो ये काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब है शब्द ज्ञान। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है? रस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है, तो इसका सही जवाब है बादशाह शाहजहां की प्रशंसा पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर रचना में की है। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार रचना है? तो इसका सही जवाब है आचार्य भामा की। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद कहा है? तो इसका सही जवाब है आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है उद्भट। काव्यालंकार रचना किसकी है? ये भामा की है, लेकिन काव्यालंकार संग्रह यह रचना उद्भट की है। अगला प्रश्न है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो इसका सही जवाब है कार्य के। अगला प्रश्न है, यानी संकलन त्रय के अंतर्गत क्या आता है? तो काल यानी समय, स्थान और कार्य, ये संकलन त्रय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां शब्द शक्ति होती है? इसका सही जवाब है वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी? तो इसका सही जवाब है वामन ने काव्य दोष की सबसे पहले परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो इसका सही जवाब है भट्टनायक का। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ध्वन्यालोक, यह 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही जवाब है 1817 ईस्वी, यह इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जॉनसन की कृति है? तो इसका सही जवाब है रैम्बलर। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है अनुमानवाद, यह महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन ने। अगला प्रश्न है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया? तो इसका सही जवाब है अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है? समास की अधिकता ओज कहलाती है, यानी ओजस समास भूयस्तम, यह कथन है? तो इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य वामन का है।
अगला प्रश्न है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है, तो इसका सही जवाब है काशिका। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट की रचना है, तो इसका सही जवाब है काव्य प्रकाश, यह आचार्य मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही जवाब है भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है सुख दुखात्म को रसः कहने वाले आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है रामचंद्र और गुड़चंद्र। अगला प्रश्न है काव्यादर्श के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य दंडी, यह काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और आज ही हमारा काव्य शास्त्र समाप्त हो गया है। जय हिंद।